प्रियंका जी पढ़ के आई हैं। जी मैम। ठीक है, तो लास्ट में पूछेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? एक बार बता दीजिए। हाँ जी। जी। यस मैम। हरिओम सभी को, सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की क्लास में। तो पिछले कल हमने स्टार्ट किया था लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। तो पहले कल वाला थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में कोई जाएगा नहीं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो हमने कल पढ़ा था शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसमें पहले हमने जनरल में पढ़ी थी कुछ, उसके बाद अलग अलग से पढ़ी थी एडल्ट और एडोलेसेंट लर्नर की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमने देखा था तत्परता, कि जो एक अच्छा लर्नर होता है उसमें तत्परता होनी चाहिए। यानी इसके अंडर क्या क्या आता है, सीखने की प्रेरणा उसमें होनी चाहिए। अगर कोई सीखने वाला है या स्टूडेंट है, छात्र है, तो उसमें सीखने की प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रेरणा के चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं सीख पाता है। तो सबसे पहले सीखने की प्रेरणा, रुचि होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वो जो वो पढ़ रहा है, जो उसका सब्जेक्ट है या कुछ भी जो भी वो सीख रहा है। ठीक। और जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसमें और क्या क्या होता है, किस तरह से हम सीख सकते हैं, किस तरह से बहुत देर तक सीखी हुई चीजों को याद रख सकते हैं और उनको अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। ठीक। अगला था एक्सरसाइज यानी अभ्यास, जो सीखा है उसका अभ्यास करना है। क्योंकि ये आप सभी को पता ही होगा, अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो मतलब हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है, कि वो बहुत टाइम तक रहती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और हम उसको काफी ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं और उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो जो हमने सीखा है हमें उसका अभ्यास करना चाहिए बार बार। ठीक। अगला था इफेक्ट। इसमें यही था कि जो मतलब आनंद देने वाली गतिविधियां होती है उन पे हमें ज्यादा बल देना होता है, अपेक्षा उसके अपेक्षा जो कि हमें सजा देने वाली होती है या दुख देने वाली होती है। ठीक। तो इसके बाद है हमारे एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स यानी दृष्टिकोण और आदतें, जो कि सकारात्मक और उत्साहवर्धक होनी चाहिए। जो हमारा दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज के प्रति, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं शिक्षार्थी की विशेषताओं के बारे में। तो यानी जो सीखने की चीज है उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए और जो आदतें हैं वो उत्साहवर्धक होनी चाहिए, ताकि हमारी जो पढ़ाई है, जो सीखना है, उसमें हमारा उत्साह बना रहे, जिस वजह से हम बहुत जल्दी सीख पाए और बहुत ज्यादा लंबे समय तक सीख पाए। और क्या नहीं होना चाहिए वो था एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलेसी यानी क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नकारात्मक कह सकते हैं इसको, ये नकारात्मक चीजें हैं दोनों ही। क्रोध से हमारा मन भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक। और ईर्ष्या ईर्ष्या से भी हमारा मन साफ नहीं रहता है और हम अपनी जो क्या कहते हैं उसको सफलता है उसको रोक लेते हैं एक प्रकार से। तो ये आदतें जो है या ये जो विशेषताएं हैं ये दोनों गुण नहीं होनी चाहिए। अवगुण यानी क्रोध और ईर्ष्या एक अच्छे लर्नर की विशेषता नहीं होगी। आगे हमने देखा था अलग अलग तरीके से। इसमें सबसे पहले डिफाइन किया था पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी व्यक्तिगत विशेषताएं।
किसी भी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषताओं में आता है कि वह कौन सी जगह से है, उसका जेंडर क्या है, एज कितनी है, वह कौन-सी भाषा बोलता है या उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है। ये सभी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है क्योंकि लर्नर तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि वो कौन-सी जगह का है, कौन-सी एज ग्रुप से है, क्या उसका जेंडर है, कौन-सी बोली बोलता है, कौन-सी उसकी मातृभाषा है या उसका कैसा सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है। ये आ गया था हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगला था एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शैक्षणिक विशेषताएं। इसमें आता था कि जो सीखने वाला है उसकी पूर्व ज्ञान इसमें आ जाता था। शैक्षिक शैली और शिक्षा के स्तर पर भी विचार किया जाता है। मतलब पहली बात तो जो लर्नर है वो कुछ सीख रहा है, उसको पहले का कुछ ज्ञान होगा, यानी उसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। ठीक, तो उसके पूर्व ज्ञान के बारे में इसमें आ जाता है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, और उसकी शैक्षिक शैली की वो कौन सी शैली से पढ़ा है। ठीक, और उसके बाद था लेवल के उसके शिक्षा का स्तर कैसा है, हाई है, मीडियम है, लो है। ये सब आ जाता है उसकी शैक्षणिक विशेषताओं में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सोशल एंड इमोशनल यानी सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं। इसमें आता है कि जो एक लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, जैसे हम शिक्षार्थी या छात्र छात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें सामाजिक की बात करें तो इसमें एकजुटता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें एक सीखने वाला समाज में जाता है तो समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है कि सभी को साथ में लेके चलना है, सभी का सहयोग करना है और हर चीज में भागीदार बनना है, जो भी एक अच्छे सामाजिक प्राणी की विशेषता होती है। ठीक, और भावनात्मक में आता है जैसे आत्म छवि हो गया, आत्म प्रभावकारिता इत्यादि। इसके बाद हमने देखा था कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक। इसमें हम देखते हैं जो किसी भी सीखने वाले की मानसिक क्षमताएं होती है वो संज्ञानात्मक विशेषताओं में आती है। ठीक है, इसमें आता है मानसिक प्रक्रियाएं, बौद्धिक कौशल और अपनाई गई समस्या समाधान तकनीक। यानी एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, तो कौन कैसे सीख सकता है, किसी की सोचने की शक्ति कैसी है या किसी की मानसिक क्षमता कितनी है, कम है, ज्यादा है या ठीक ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वो अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता है या किस तरह से उसको कितने समय में किस प्रकार से उसको सुलझा सकता है। ये आ जाता है हमारा संज्ञानात्मक विशेषता में। इसके बाद हमने देखा था जो हमारे किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं देखी थी एक एक करके। सबसे पहले हमने इसमें देखा था एडोलेसेंस का मीनिंग। इसका अर्थ होता है टू इमर्ज और टू अचीव आइडेंटिफाई, यानी किशोरावस्था इसको हिंदी में कहते हैं। इसका अर्थ होता है उभरना या पहचान हासिल करना। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था में होता है तो यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। आप सभी जानते हैं कि जब हम किशोरावस्था में होते हैं, हम भी उसी अवस्था से आए हैं, तो उस समय जो हमारा मन होता है वो परिपक्व हो रहा होता है, उस पूरी तरह से हुआ नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, लेकिन प्रोसेस में होता है कि काम चल रहा होता है हमारे मन पे, और हम अपने व्यवहार को भी परिपक्व बना रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद था हमने इसमें देखा था कि इसमें एज कितने से कितने तक ली जाती है। तो इसमें बताया था 13 टू अर्ली 20s, यानी 13 से शुरुआती 20 के दशक तक। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी जो 3 मेन स्टेजेस हैं एडोलेसेंट लर्नर की, वो है पहली है अर्ली एडोलेसेंस, दूसरी मिडल और तीसरी थी हमारी लेट एडोलेसेंस। इसमें भी अलग अलग एज ग्रुप को डिवाइड किया गया है। इसमें पहला था 10 से 13 वर्ष, दूसरा 14 से 17 वर्ष और तीसरा था जो हमारा लेट एडोलेसेंस है, उसमें देखा था हमने 18 से 20 वर्ष और उससे अधिक के छात्रों को या सीखने वालों को इसमें लिया जाता है। फिर आगे हमने देखा था
एडल्ट लर्नर यानी वयस्क शिक्षार्थी। तो जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उसमें हम लेते हैं 25 वर्ष की आयु वाले सीखने वालों को और उससे अधिक जो होते हैं। इसमें क्या होता है, वयस्क जिम्मेदारियां होती है इस पे, जो वयस्क शिक्षार्थी होता है या सीखने वाला होता है, लर्नर होता है, ठीक। या फिर उसके पास क्या होता है, और नौकरी के अनुभव की एक विविध श्रृंखला के साथ फिर होता है, क्योंकि इस टाइम तक कहीं ना कहीं पहले तो जिम्मेदारियां होती है। इस एज तक आप में से भी बहुत सारे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ नहीं भी, कुछ छोटे होंगे, ठीक। लेकिन इस एज तक आते आते या इससे ज्यादा, मतलब 25 या उससे ज्यादा तक लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, थोड़ी बहुत अलग अलग प्रकार की सभी के ऊपर होती हैं। और दूसरा नौकरी के अनुभव होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर रहा होता है, किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहा होता है, तो वो भी उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक। फिर हमने देखा था इनकी विशेषताएं वयस्क शिक्षार्थियों की। तो इसमें था कि यह गोल ओरिएंटेड होता है, यानी लक्ष्य उन्मुखी, कि अपने लक्ष्य की तरफ अ, उन्मुखी होता है, मतलब उसको पाने के लिए कार्य कर रहा होता है, सीख रहा होता है, ठीक। उसके बाद था कि स्वैच्छिक होता है, क्योंकि जो हमारे पहले वाले लर्नर थे, एडोलसेंस लर्नर, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक थोड़ा बहुत दबाव रहता है उनके माता पिता का। लेकिन जो इस एज तक व्यक्ति आ जाता है तो वो अपनी इच्छा से सीखता है। और उसके बाद था फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी भविष्योन्मुखी, अपने फ्यूचर को लेके चिंतित होता है और उसके लिए काम कर रहा होता है कि उसको भविष्य में अपने किस गोल को अचीव करना है, या क्या उसका गोल है और उसको उसके लिए किस प्रकार से कार्य करना है, उसके लिए वो इस समय काम कर रहा होता है। उसके बाद था मोटिवेटेड, यानी प्रेरित, वो प्रेरित होता है। इतना समझ आ गया था सभी को? हाँ जी। अ, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी। तो बता देती हूँ फिर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? क्लियर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैम, हाँ जी। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एडल्ट का है या फिर एडोलसेंस और एडल्ट दोनों का? नहीं, ये बस एडल्ट का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आगे हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, यानी एडोलसेंस लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स में डिफरेंस। ये अलग अलग स्लाइड पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन ये अलग अलग पे है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैम शुरू। हाँ जी, बोलिए। मैम थोड़ी सी आपकी वॉइस थोड़ी मैम कम आ रही है, थोड़ी तेज बोलिए थोड़ा। सभी को कम आ रही है? नो मैम। यस मैम, आपकी स्पीच लो उसमें नेगेटिव में, इसको हाई उसमें करिए तो अच्छा रहेगा। पढ़ाते आप बहुत अच्छा हो, लेकिन स्पीच आपकी थोड़ी लो हो जाती है, तो वो क्या कई वर्ड समझ में नहीं आते। ठीक है, ठीक है। अभी सही है? जी चलिए देखते हैं। तो आज ये इम्पोर्टेंट है, इसको वैसे पूरा लिखना मत, थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना, बाकी मैं आज इसको भेज दूंगी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एडोलसेंस लर्नर और एडल्ट लर्नर का हम डिफरेंस देखने वाले हैं, यानी जो हमारे किशोर विद्यार्थी और वयस्क, सॉरी, किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी है, उनके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लर्नर कैसा होता है इसमें, यानी जो एडोलसेंस और एडल्ट कैसा कैसा होता है। द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग, यानी जो एडोलसेंस लर्नर है, जो हमारा किशोर शिक्षार्थी है, वह सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होता है, जो किशोर होता है, ठीक है। जो उसके बाद जो दूसरा वयस्क है यानी एडल्ट है, वो सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ठीक। यानी जो हमारा वयस्क शिक्षार्थी है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वह क्या कहते हैं, स्व प्रेरित व स्व निर्देशित होता है। क्योंकि देखो, जो वयस्क होगा वो, उसके ऊपर टीचर का ऐसा कोई दबाव रहता नहीं है कि इस एज तक हम आ गए हैं, कि वयस्क को अगर हमने लिया है कि 25 वर्ष और उससे अधिक का अगर वो है, तो इस एज तक टीचर का कोई दबाव नहीं रहता है, वो खुद से प्रेरित होता है,
अपने अंदर से उसके प्रेरणा आती है कि मुझे सीखना है या पढ़ाई करनी है, जो उसका गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो किशोर होता है वो सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर करता है, क्योंकि पहली बात तो उसको खुद से ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बल्कि जो वयस्क होता है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो अगर कोई किशोर शिक्षार्थी है तो वो पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। शिक्षक उसको जो जो करवाएंगे उसका एक सिलेबस होगा, प्री प्लान्ड होगा, उनका तरीका होगा उनको पढ़ाने का, लर्नर को, उनका इवैल्यूएशन सिस्टम होगा अपना। इस तरह से वो पूरी तरह से, मतलब जो एक किशोर शिक्षार्थी होता है वो पूरी तरह से अध्यापक पर ही निर्भर रहता है। लेकिन जो इसका बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं हम, जिसको वयस्क शिक्षार्थी, वह स्व प्रेरित होता है, वह स्व निर्देशित होता है। उसको पता होता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या उसको सीखना है, क्या उसका गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। ये वाला पहला पॉइंट समझ आ गया? जी। ठीक है। हमारा तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस। इसमें है एडोलसेंस में द लर्नर हैज लिटिल एक्सपीरियंस। मतलब जो एडोलसेंस लर्नर होता है उसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। यानी हिंदी में देख लेते हैं एक बार। इसमें है कि शिक्षार्थियों के अनुभव की भूमिका, यानी जो लर्नर है उसके अनुभव की बात हो रही है, टीचर की नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो शिक्षार्थी होता है उसके पास अनुभव बहुत कम है, किसके पास? किशोर शिक्षार्थी के पास, है ना। लेकिन जो प्रशिक्षक है, जो उसका टीचर है सॉरी, उसका अनुभव सबसे प्रभावशाली है। क्योंकि जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं वो कम एज के होते हैं, उनको हम 13 साल से ऊपर ले सकते हैं। तो उस टाइम बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है कि वो खुद से पढ़ पाए या खुद से और आगे की जो पढ़ाई है उसमें आगे बढ़ सके। तो जो प्रशिक्षक का अनुभव प्रभावशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि जो टीचर का एक्सपीरियंस है, जितनी टीचर ने पढ़ाई की है, उसने ट्रेनिंग की है, उसके बाद वो टीचर बना है, तो इतने सालों का जो उसका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो बच्चों के काम आता है। वो अपने तरीके से अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सिखाता है, ठीक। तो उसके बाद बात करते हैं हम एडल्ट लर्नर की, कि उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। द लर्नर्स हैव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। यानी जो हमारे वयस्क शिक्षार्थी है उनके पास जीवन का प्रचुर अनुभव होता है, क्योंकि उनके पास पहले वाला अनुभव भी होगा। वो पहले कहीं ना कहीं किशोर शिक्षार्थी तो रहे होंगे, उस टाइम पे उन्होंने जो कुछ सीखा होगा, एक तो उनके पास उस चीज का अनुभव है, उस पढ़ाई का अनुभव है, जो उनकी सीख है उस समय की, ठीक। उसके अलावा अगर उन्होंने कहीं पे जॉब की है, कहीं पे कोई काम किया है, तो उसका अलग से उनके पास एक्सपीरियंस होता है। मतलब उनके पास अलग अलग तरीके का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वयस्क शिक्षार्थियों के पास, किसके मुकाबले में? किशोर के मुकाबले में, ठीक। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? जी। ठीक है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। Adolescents learner primarily motivated by external rewards and punishments, competition for grades and consequences of failure। यानी क्या कह रहे हैं, हिंदी में देख लेते हैं कि सीखने की प्रेरणा कहाँ से आती है इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोर शिक्षार्थी की। तो मुख्य रूप से ग्रेड के लिए बाहरी पुरस्कारों का मतलब ऐसे देखो, जैसे आप सभी को पता होगा, अगर स्कूल में जैसे रिजल्ट आ गया मान लो, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई बच्चों की, तो उनको हम रिवॉर्ड देते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को और थर्ड को, ठीक। तो ये भी उनके लिए एक प्रेरणा होती है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, जिसकी कोई पोजीशन आती है क्लास में या स्कूल में, तो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो ये एक पहला कारण होता है जो हमारे किशोर शिक्षार्थी होते हैं उनके सीखने का, पहला और एक महत्वपूर्ण कारण, कि उन लोगों को इस चीज की इच्छा रहती है कि वो भी कोई पोजीशन लेके आए स्कूल में या फिर क्लास में, जिस वजह से उनको रिवॉर्ड मिले पूरे स्कूल के सामने, ठीक। उसके बाद है और दंड की प्रतिस्पर्धा। दंड की प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कि जो दंड मिलता है उसके कह सकते हैं इसको ना होने की वजह से, इंग्लिश में क्या है, पनिशमेंट्स, ठीक है।
अलग कॉमा है यहाँ पे। दंड का मतलब अगर उनको पता है, अगर वो अच्छे नहीं सीख पाएंगे, जो उनको मान लो कुछ याद करने के लिए दिया है, उनके एग्जाम्स है, अगर वो उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा। तो वो दंड एक उनका डर होता है कि हमें दंड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमें सीखना है। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। फिर होगी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन। क्लास में जितने बच्चे हैं उनका आपस में कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता रहता है कि मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। या कोई होता ही है कि कुछ मान लो 6 क्लास में कोई बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, तो उनके अलावा जो बच्चे होते हैं तो अगली बार वो कोशिश करते हैं, उनको प्रेरणा लेते हैं वो इस चीज से। इसको सकारात्मक रूप से लेंगे, ठीक है, नकारात्मक नहीं सोचेंगे। कि उस चीज को वो सकारात्मक लेते हैं कि ये लोग भी इतनी पढ़ाई करके पोजीशन लेके आ रहे हैं अपनी क्लास, हमारी क्लास में, तो अगली बार वो भी कोशिश करते हैं जो बाकी बच्चे होते हैं कि हम भी और अधिक सीखें और अच्छे से पढ़ाई करें और कहीं ना कोई पोजीशन हमारी भी क्लास में आ जाए। ठीक, तो ये हो गया प्रतिस्पर्धा। और उसके बाद है और विफलता के परिणामों से प्रेरित। विफलता के परिणाम देखो, एक तो होगा जो सफल होगा तो उसके परिणाम तो अच्छे ही होंगे, मतलब वो पास हो गया, वो अगले क्लास के लिए चला गया। ठीक है, ये हो गया सफल। जो एक सफल शिक्षार्थी होगा। तो इसकी जो विपरीत होगा वो होगा विफल। विफल वाला मतलब जो फेल हो गया है। बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि अगर वो लोग फेल हो गए तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, उनको फिर से उसी क्लास में बैठना होगा। नए बच्चे होंगे, उनके क्लास के साथी जो होंगे वो अगली कक्षा तक जा चुके होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर होता है उनके मन में, जो उनको प्रेरित करता है कि हम पढ़ें, हम कहीं फेल ना हो जाए और एक ही क्लास में ना फंसे रहे 1-2 साल तक। ठीक है, तो ये होता है एक किशोर शिक्षार्थी के लिए प्रेरणा, जो हम कह सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा एडल्ट लर्नर, कि वो कहाँ से प्रेरित होता है। तो ये होता है मोटिवेशन बाय इंटरनल इंसेंटिव, रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। आंतरिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरणा, मतलब जो एक वयस्क शिक्षार्थी होगा उसको बाहर से कोई प्रेरित नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे कि तुम पढ़ो या सीखो अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है। वो हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, जिन्हें हम किशोर समझ सकते हैं। ठीक, जो इस टाइम तक आया होगा वयस्क शिक्षार्थी, वो अपने अंदर से ही प्रेरित होगा, उसको किसी दूसरे की जरूरत, मतलब बहुत कम समय के लिए पढ़ सकती है, कभी कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो अपने मतलब अंदर से ही प्रोत्साहित होगा, खुद से ही प्रोत्साहित होगा, जो एक वयस्क शिक्षार्थी होगा। ठीक, और क्या है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को देखेगा कि अगर वो अभी सीख लेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, तो उसके जीवन की भी अच्छी गुणवत्ता होगी। ठीक है, तो ये भी उसके लिए एक प्रेरणा का कारण होगा वयस्क शिक्षार्थी के लिए। अगला है आत्मविश्वास, कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, तो वो भी उसको कहीं ना कहीं सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक होता है कि अगर किसी इसका उल्टा देखा जाए कि जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तो उसके मन में एक डर बैठा रहता है कि मैं जो करूंगा या कुछ नया सीखूंगा तो वो मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर अगर मैं उस चीज में फेल हो गया तो कितना बुरा होगा, इतना टाइम मैंने उस चीज को दिया है सीखने के लिए। लेकिन अगर अब मैं 1-2 साल देता हूँ और उसके बाद भी फेल हो जाता हूँ तो मेरा 2 साल का समय भी नष्ट हो गया और मैंने उसमें सीखा भी कुछ नहीं, ना मैं उसमें पास हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जिसमें आत्मविश्वास होगा उसके अंदर ऐसा डर नहीं होगा फेल होने का, वो प्रेरित होगा सीखने के लिए कि मैं कुछ नया सीखूंगा, बहुत अच्छे से सीखूंगा और उसमें सफल भी होऊंगा। ठीक, अगला है और आत्म साक्षात्कार की पहचान। ये वाला समझ आ गया पॉइंट? जी। ठीक है जी, अगला देखते हैं, वो है पेस ऑफ लर्निंग। टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग्स एंड पेस ऑफ लर्निंग, किसका? एडोलेसेंस लर्नर्स का। देख लेते हैं एक बार हिंदी में भी। सीखने की गति, यानी शिक्षक ही समय और सीखने के हिस्से को नियंत्रित करते हैं, किसके? किशोर शिक्षार्थी के। तो इसमें क्या होता है, जो किशोर शिक्षार्थी हमारे होते हैं
तो उसका जो समय निर्धारण होता है वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है कि इतने समय तक टाइम पीरियड होता है ना कि मान लो 1 साल है, 1 साल के अंदर 1 क्लास उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, उनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सीखने के हिस्से को नियंत्रित करते हैं। सीखने के हिस्से से समझेंगे हम ऐसे कि देखो, जो 6th क्लास का बच्चा है, उसका सीखने का जो हिस्सा होगा यानी उसका जो सिलेबस होगा, इसको सिलेबस से समझ सकते हैं सीखने का हिस्सा कि वो कौन-सी चीज़ अभी सीखेगा। उसको हम 9th क्लास का सिलेबस नहीं करवाएँगे क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो शिक्षक ही ये निर्धारित करता है कि इस क्लास के बच्चे का सिलेबस क्या होगा, अगले वाले का क्या होगा और उससे अगले वाले का क्या होगा। मतलब उनकी एज के हिसाब से, उनकी सोचने की क्षमता के हिसाब से और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कि इस टाइम पे ये बच्चा इतना-इतना ही कर सकता है या उसका लेवल इतना होगा, तो उसी के हिसाब से सॉरी तो उसी के हिसाब से हम उनका सिलेबस डिसाइड करेंगे कि इतने टाइम में इतना होगा और वो उसको पूरा भी कर लेगा, ठीक? और अगला जो हमारा है वो है एडल्ट लर्नर। इसमें क्या होता है? लर्नर्स इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। हिंदी में देख लेते हैं कि शिक्षार्थी ही समय और सीखने के हिस्से को प्रभावित करते हैं। यानी इस टाइम पे टीचर नहीं होता है, मतलब टीचर होता है लेकिन वो गाइड के रूप में होता है, वो सब कुछ डिसाइड नहीं करता है। इस टाइम पे जो शिक्षार्थी मतलब जो सीखने वाले होते हैं, वो खुद से ही समय और सीखने के हिस्से को प्रभावित करते हैं, यानी खुद ही वो डिसाइड करते हैं उनको कितने टाइम में क्या सीखना है और कौन-सी कह सकते हैं उसको उनका सिलेबस क्या होगा, एक हिसाब से सिलेबस समझ लिया, उनको कौन-सी चीज़ सीखनी है इतने समय के अंदर। ठीक? ये वाला पॉइंट क्लियर? हेलो? जी ठीक है। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। अगला है इवैल्यूएशन। एडोलेसेंस लर्नर्स बाय टीचर एंड एडल्ट लर्नर्स बाय लर्नर collected evidence validated by peers, facilitators and experts। ठीक, अब इसको हिंदी में देखते हैं। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे होता है? जो किशोर शिक्षार्थी होता है उनका मूल्यांकन किया जाता है शिक्षक द्वारा। बच्चे क्लास खत्म मतलब उनका ईयर खत्म हो गया उसके बाद उनके एग्जाम्स होंगे, ठीक है? तो उनका जो मूल्यांकन होगा, उनके जो पेपर होंगे वो चेक करेंगे टीचर। तो यानी कि उनका मूल्यांकन पूरी तरह से हो रहा है शिक्षक के द्वारा। उनका अपने से इसमें कोई हाथ नहीं है, मतलब वो कहीं भी इसमें भागीदार नहीं है। तो इसका पूरी तरह से होगा शिक्षक द्वारा। किसका? किशोर शिक्षार्थी का। अगला है हमारा वयस्क शिक्षार्थी। तो इसमें होगा शिक्षार्थी द्वारा ही, ठीक? साथियों के द्वारा, सुविधाकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा मान्य साक्ष्य एकत्र किए गए। इसकी हिंदी ना थोड़ी अटपटी सी होती है, इसको गूगल ट्रांसलेटर से जब करते हैं ना, मैं समझा देती हूँ इसको। देखो, इसमें क्या होता है, किशोर शिक्षार्थी का तो समझ आ गया कि शिक्षक ही करते हैं। जो वयस्क शिक्षार्थी होता है वो थोड़ा बहुत खुद के द्वारा, बाकी जो उनके साथी होते हैं या जिनके द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती है, गाइड कह सकते हैं उनको, या जो भी उनके इंस्टीट्यूट में जहाँ से वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, वहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज होती है या फिर कह सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, जो कि विशेषज्ञ होते हैं उस चीज में, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको इवेल्युएट किया जाता है, जो एक हमारे वयस्क शिक्षार्थी होते हैं। समझ आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में? जी ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कोई लेफ्ट नहीं करेगा, मैं लास्ट में रिवाइज करवाऊंगी, पिछला पूरा पूछूंगी, ठीक है? जाना मत कोई। मैम, देखिए, तो इजी हमने था, देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो इजी था। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं है कि एक बार रिवाइज करवा लूं, ऐसा कुछ तो नहीं है? हेलो, बता दीजिए, नहीं तो मैं करवा दूंगी या फिर सीधे ही करवा क्वेश्चन दीजिए आंसर्स मैम। करने। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले कल और आज, जो एक टॉपिक ही था हमने कंप्लीट कर लिया, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक? तो इसको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेते हैं फिर से। इसमें हमने देखा था सबसे पहले शिक्षार्थी की विशेषताएं,
यानी कि एक जो हमारा लर्नर होता है उसके अंदर क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो पहला रेडीनेस था, बहुत ईज़ी है कि तत्परता होनी चाहिए यानी सीखने की प्रेरणा होनी चाहिए, रुचि और जिज्ञासा। अगर ये सभी उसमें नहीं होंगी, प्रेरणा ही नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो वो सीखेगा ही नहीं। पहली बात है, अगर मान लो हम किसी को नई चीज़ सिखा रहे हैं, मान लो किसी को हमें खाना बनाना सिखाना है, उसको उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा? तो ये एक एक विशेषता है जो उसमें होनी चाहिए, यानी तत्परता, प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा, रुचि और जिज्ञासा। अगला था एक्सरसाइज़, जो सीखा है उसका अभ्यास करे। एग्ज़ाम्पल वही लेते हैं खाने बनाने वाला। पहली बार उसने सीखा, तो उसको ऐसा नहीं है कि पहली बार में बनाना अच्छे से आ जाएगा, नहीं, उसको उसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो उसमें परफेक्ट नहीं होगा। उसको बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा, ठीक? अगला था इफ़ेक्ट, इसमें वही वाला था कि जो आनंद से जुड़ी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है, उनकी तुलना में जो दर्द और सज़ा का कारण बनती है। यानी हमें एक कह सकते हैं कि उनको पनिशमेंट नहीं देनी है, जो लर्नर है, ठीक है? उसके बाद है एटीट्यूड एंड हैबिट्स, यानी उनका दृष्टिकोण और आदतें सकारात्मक और उत्साहवर्धक होनी चाहिए, कि उनकी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए जो उनको सीखने के लिए आगे प्रेरित करे। और उसके बाद है जो नहीं होना चाहिए उनमें एंगर एंड जेलसी, यानी क्रोध और ईर्ष्या की अभाव उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो सीखने की क्षमता होती है उनको कमज़ोर करते हैं, ठीक? इतना हमने देखा था इन जनरल। उसके बाद था पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें वही आ जाता है व्यक्ति का उम्र, लिंग, बोली जाने वाली भाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस जैसे बता दिया कि मान लो कोई व्यक्ति यूपी से है, तो उसका अपनी भाषा होगी, अपना उसका बैकग्राउंड होगा, कल्चरल बैकग्राउंड। तो जो अलग-अलग जगह से जितने व्यक्ति होते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग-अलग होता है, सबकी मातृभाषा अलग-अलग होती है। तो ये आ जाएँगी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद अगला हमने देखा था एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आता है कि सीखने की जो हाँ, उनके पूर्व ज्ञान इसमें आता है, शैक्षिक शैली आती है, शिक्षा का स्तर पर भी इसमें विचार किया जाता है कि उसको पहले से कितना ज्ञान है, उसके सीखने की शैली कैसी है या कौन-सी है, या उसका लेवल कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है ना? उसके बाद था सोशल एंड इमोशनल, यानी भावनात्मक और सामाजिक, कि जो एक सीखने वाला होता है वो समाज में भी मतलब उसका उठना बैठना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अलग से ही पड़ा रहे, समाज में घुले-मिले नहीं, क्योंकि हमारा सभी का कर्तव्य बनता है समाज के प्रति जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक? उसके बाद था अगला कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक। इसमें वही आता है कि किसी की मानसिक क्षमता कितनी होती है, किसी भी सीखने वाले की मानसिक क्षमता कितनी है और वो किस प्रकार से अब अपनी समस्या का समाधान करता है, कौन-सी उसमें टेक्निक यूज़ करता है। ये आ जाता है हमारा सारा कॉग्निटिव में। उसके बाद हमने देखा था एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने एडोलेसेंस का मीनिंग देखा था, उसका अर्थ होता है उभरना या पहचान हासिल करना। जो ये समय होता है हमारा, वो होता है मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय। ठीक, इसमें एज ली जाती है 13 से 20 वर्ष के, शुरू के 20 वर्ष के बीच में। 3 मेन स्टेजेस होती है, अर्ली जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है, मिडल 14 से 17 वर्ष के बीच में, और लेट होती है 18 से 20 या उससे ज़्यादा की जो उम्र होती है हमारी। आगे हमने देखा था एडल्ट लर्नर यानी वयस्क शिक्षार्थी। इसमें लिया जाता है 25 वर्ष और उससे ज़्यादा के जो मतलब ओल्डर होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले होते हैं। ठीक, इसमें यही था कि ज़िम्मेदारियों से भरा होता है वो व्यक्ति इस टाइम पे और नौकरी के अनुभव कुछ होते हैं उसके पास। इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ये बस इन्हीं की है। गोल ओरिएंटेड होता है, वॉलंटरी होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और मोटिवेटेड होता है। मतलब लक्ष्य उन्मुखी, स्वैच्छिक हो गया, भविष्य उन्मुखी और प्रेरित। ये हिंदी में देख लेते हैं ना। और आज हमने ये देखा कि इनके बीच का जो हमारे अंतर है, इनके बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले शिक्षार्थी की बात करते हैं कि इसमें शिक्षार्थी कैसा होता है। वो होता है कि वो सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर है, क्योंकि खुद का उसका इतना एक्सपीरियंस है नहीं हो कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही खुद से सीख पाए। और जो वयस्क होता है वो स्व प्रेरित होता है और स्व निर्देशित होता है। उसके बाद है शिक्षार्थियों के अनुभव की भूमिका। जैसा हमें पता ही है, जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए उनके पास अनुभव बहुत कम है, लेकिन कोई ना कोई तो उनको सिखाएगा ना, वो होगा हमारा प्रशिक्षक। तो उसका अनुभव सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि उसका जो अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर ही वो हमारे जो किशोर शिक्षार्थी होंगे उनको आगे पढ़ाएगा या सिखाएगा। ठीक,
इसके अलावा जो वयस्क वाला होता है उसके पास जीवन का प्रचुर अनुभव होता है, क्योंकि वो हमें देखा ही है कि पहले वो एक किशोर था, तो किशोर का जो समय था, उसका जो किशोरावस्था थी, उस टाइम पे भी उसने सीखा है। पहला एक्सपीरियंस उसके पास वो हो गया। और दूसरा है, उसके अलावा अगर उसके पास कहीं जॉब एक्सपीरियंस है या अलग अलग चीजें इसके अलावा उसने कहीं और जगह से सीखी है, तो वो भी उसके एक्सपीरियंस के रूप में शामिल हो जाती है। उसके बाद है सीखने की प्रेरणा। प्रेरणा कहाँ से आती है? सबसे पहले इनमें आती है जो किशोर में होती है, कि बाहरी पुरस्कारों से, कि वो देखते हैं कि अगर क्लास में हमारी कोई पोजीशन आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें पुरस्कार मिलते हैं, तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। और दंड की वजह से, मतलब दंड की वजह से कैसे, कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें दंड मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक डर है जो कि एक सकारात्मक कार्य कर रहा है, कि जिस वजह से वो सीख रहे हैं। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी जब वो अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को दिखते हैं कि ये इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो वो उनसे एक सकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं और सीखने की प्रेरणा लेते हैं। उसके बाद है विफलता के परिणामों से प्रेरित, कि उनको पता है फेल हो जाएंगे, उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, नए बच्चे आएंगे, मेरे क्लास के दोस्त सारे आगे निकल जाएंगे, तो इसी वजह से वो थोड़े इसको भी सकारात्मक तरीके से लेते हैं कि हमें फेल नहीं होना है, हमें सीखना है और पढ़ाई करनी है। ठीक। उसके बाद जो वयस्क होता है वो इसके विपरीत होता है। उसको बाहर से कोई प्रेरणा उतनी मिलती नहीं है, या उसको ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पुरस्कार चाहिए। वो होता है आंतरिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरणा पाता है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता की वजह से प्रेरणा पाता है, कि उसको अपने जीवन को आगे मतलब भविष्य में बेहतर बनाना है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और उसका आत्मविश्वास भी होता है और आत्म साक्षात्कार की पहचान। ठीक। फिर है सीखने की गति। सीखने की गति क्या होता है कि जो किशोर वाले हैं उसके शिक्षक ही नियंत्रित करते हैं। उनको पता है कौन सी क्लास वाले को क्या सिलेबस पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, तो वही सब कुछ निर्धारित करते हैं। पर जो वयस्क होते हैं वे इसमें खुद ही समय और सीखने की हिस्से को प्रभावित करते हैं, यानी कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। फिर लास्ट है इसमें मूल्यांकन, यानी इवेल्युएशन कैसे करेंगे उनका। किशोर वाले जो होंगे उनका शिक्षक ही करेंगे, लेकिन जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उनका खुद के द्वारा भी वो कर सकते हैं, या जो आसपास के उनके सहपाठी कह सकते हैं या सहकर्मी हो सकते हैं, जो कि विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनके द्वारा भी उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब समझ आ गया होगा, भागेंगे नहीं कोई। प्लीज इस टेबल को इंग्लिश में इनको दिखा दीजिए। ठीक है ठीक है। वैसे मैं आज इसको भेज दूंगी, आज ये खत्म हो गया ना। लीजिए। थैंक यू मैम। टीचिंग हाँ टॉपिक जी। खत्म हो गया या यूनिट खत्म हो गई? आपको क्या लगता है 4 क्लासेस में हो जाएगी यूनिट खत्म? मजाक कर रही हूँ, नहीं है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। ठीक है, अभी कोई भागेगा नहीं, और सभी को रिस्पॉन्स करना है जो मैं पूछूंगी। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है कि अगर हम लोग ना इग्नोर करते हैं उस चीज को, अगर हमें नहीं भी आता है तो आप बोलो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं इतने दूर से खा नहीं जाऊंगी आपको। ठीक है। वृशाली जी हंस रही हैं। तो मतलब अगर कोई आपके अलावा कोई सही आंसर दे रहा है तो हम वो हमारे दिमाग में ना बैठ जाता है। ऐसा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले पढ़ाई करती थी, तो जो चीज मुझे एक बार नहीं आई ना, तो किसी और ने उसका आंसर दिया, तो वो मेरे दिमाग में बैठी है कि ये मुझे नहीं आया, मुझे ये पढ़ना है, और वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आज कोई भागेगा नहीं, और ना ही कोई ऐसा करेगा कि चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं तो मैं कल की तरह रिमूव करूंगी क्लास से। ठीक है। चलिए पूछते हैं, हैंड रेज कीजिएगा। अब मुझे बताएंगे, हैंड रेज करना है ना। पिछले कल और आज हमने क्या पढ़ा, टॉपिक का नाम बताना है बस। सोहन सिंह जी बताइए। जो हैंड रेज नहीं करता है ना, मैं उससे पूछती हूँ। सोहन सिंह जी अनम्यूट हो जाइए। जी मैम। हाँ जी बताइए, पिछले कल और आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, बस टॉपिक का नाम बताइए आप। मैम जो शिक्षार्थी है उसके गुण पढ़े हैं। हाँ जी, और उसके दो जो शिक्षार्थी थे उनको दो भागों में जो बांटा गया था, वो कौन से थे, उनका नाम बता दीजिए। मैं एक इंडोलसेंट और एक एल्डर वाला। हाँ एल्डर वाला, या उनको एडल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। एडल्ट जी। हाँ जी बिल्कुल से, वेरी गुड। अब बताइए,
जो हमने जनरल में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी एक लर्नर की, वो कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए। मेघा श्रीवास्तव जी बताइए। जी मैम, इसमें हमने पढ़ी थी कि एक तो वो तत्पर होने चाहिए, मतलब उनमें प्रेरणा और सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ नया जानने की जिज्ञासा, और प्रैक्टिस करना चाहिए, उनमें अभ्यास करने की आदत होनी चाहिए, और उनका दृष्टिकोण सकारात्मक, आदत सकारात्मक होनी चाहिए, और उनमें ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड। प्रीति मालवीय जी बताइए, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? यस मैम। जैसे पर्सनल कैरेक्टर्स में उनको अपनी मतलब संस्कृति जो जहाँ से वो हुए हैं, मतलब पैदा हुए हैं, जो पृष्ठभूमि है ना, उससे संबंधित रहते हैं। उनका एक अपना ही एक व्यक्तित्व रहता है, एक अपना ही वो रहता है। जैसे अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग बोली बोली जाती है, उनका एक अलग वे रहता है, और अलग-अलग संस्कृति के हिसाब से उनका एक अलग लैंग्वेज और पूरा एक ऑरा होता है, वो व्यक्तिगत विशेषता में आता है, जो बहुत शिक्षार्थी को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। गौरव पंडित जी, इनकी शैक्षणिक विशेषताएं बताइए, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है ऐसे कोई, और कोई नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा और दूसरा पढ़ेगा। नहीं, शैक्षणिक में, शैक्षणिक विशेषताओं में। हाँ जी, एक बताओगे आप पहले मुझे, एक एग्जांपल या एक मतलब एक पॉइंट? पूर्व ज्ञान। अच्छा, ठीक है। तो जैसे किसी का पूर्व ज्ञान अगर ज्यादा है तो वो दूसरे वाले अपने एक जो उसके साथ में पढ़ने वाला है उससे कहीं ज्यादा समझ रखता होगा। चलिए ठीक है, किसी और से पूछ लेते हैं। मेधा जी, मेधा कर्मकर जी बताइए। मैम, प्रायर नॉलेज होता है, यानी कि उन्होंने इससे पहले क्या पढ़ाई की है, और अगर पढ़ाई इससे पहले की है तो उसका स्टाइल क्या था, मतलब कौन से मतलब जैसे सीबीएसई होता है, एसएससी होता है, तो बोर्ड अलग अलग होते हैं, तो उसकी स्टाइल अलग अलग होती है, और कौन से स्तर तक यानी कौन से लेवल तक वो लोग पढ़े हैं, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब बताएंगी अगला आंसर आशिमा रंजना जी बताएंगी, सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, सामाजिक और भावनात्मक वाले में। मैम, सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि कोई जो व्यक्ति है और वो किस समूह से रिलेट करता है, और उसकी समूह की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि उसकी मतलब पर्सनालिटी क्या है, वो किस चीज से प्रभावित होता है, और उसमें यूनिटी यानी कि जो एकजुटता होती है वो कितनी है। हाँ जी, ठीक है। अगला बताएंगे रीनू यादव जी बताएंगी, जो हमारी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में। यस मैम। मैम, इसमें वो किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को दर्शाता है मैडम, कि उसके बौद्धिक कौशल और जैसे उसके जीवन की समस्याओं को कैसे हल कर सकता है, या किसी कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे, ये सब। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। नीलू सोनी जी, यस मैम। किशोरावस्था का अर्थ बताइए। किशोरावस्था का अर्थ होता है उभरना और अपना पहचान हासिल करना। इस अवस्था में जो मन होता है, व्यवहार होता है, उसमें परिपक्वता का स्टेज होता है, वो ग्रोथ करते रहता है। तो हम किशोरावस्था का अर्थ कह सकते हैं कि उभरना या पहचान हासिल करना किशोरावस्था का अर्थ होगा। हाँ जी, ठीक है। संध्या जी बताएंगी, जो हमारे किशोर शिक्षार्थी है उनको कौन से तीन चरणों में विभाजित किया गया है, ये कौन से उनके वो है स्टेजेस। जी, जो एडोलेसेंस लर्नर है उनको अर्ली, मिडल और लेट एडोलेसेंस करके हैं। जो अर्ली वाला है वो 10 to 13, और मिडल वाला 14 to 17 ईयर्स होगा, और लेट एडोलेसेंस वाला 18 to 20 ईयर्स और उसके बियॉन्ड होगा। हाँ जी, ठीक है। किरण यादव जी, एडल्ट लर्नर्स के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन सा बताना है बस। अडल्ट लर्नर्स में मैम वो आते हैं जो 25 या उससे ज्यादा की एज के होते हैं, और जो थोड़े जिम्मेदार टाइप के इंसान होते हैं, काम काजी वाले,
और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि ये एक तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और ये खुद से इनके अंदर पढ़ने की मोटिवेशन होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। अनीता यादव जी, आप बताएंगी एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। एडल्ट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ मैम जी, ये तो बता दी ना, 25 वर्ष की आयु इनकी जिम्मेदारी अनुभव होती है। वो तो इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया ना, इनकी कुछ अपनी विशेषताएं बताई थी, 4 विशेषताएं, वो बताइए। वो जो लक्ष्य उन्मुखी, स्वैच्छिक, भविष्य उन्मुखी, प्रेरित, यही मैम। हाँ जी, यही वाली। हाँ मैम यही इसको और थी। डिफाइन करो कि और नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, काफी इतना। अब बताएंगे हेमंत कुमार जी, बताएंगे इनमें जो हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो इसमें जो लर्नर एक्सपीरियंस होता है उसका क्या रोल रहता है दोनों में। जो एडोलेसेंस है वो हम्म, उनका नहीं होता है या फिर लिटिल एक्सपीरियंस होता है, हाँ जी, एंड एडल्ट का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब बताएंगे ममता रॉय जी, आप बताएंगे सीखने के लिए प्रेरणा कहाँ से आती है दोनों में, किशोर में भी और वयस्क में भी। किशोर में मैम टीचर से सीखने के लिए प्रेरणा आती है, टीचर से। और जो एडल्ट होते हैं वो खुद ही सेल्फ से सीख जाते हैं। ठीक है। नेहा ढींगिया जी, बताइए पेस ऑफ लर्निंग के बारे में। चलिए ओम प्रकाश जी, आप बता दीजिए। इसमें बताना है मैम। सीखने की गति या फिर पेस ऑफ लर्निंग कैसी होती है दोनों की। किशोर जो शिक्षार्थी होते हैं तो उसमें समय और सीखने के हिस्से को नियंत्रित करते हैं, और कौन इसमें कौन करते हैं नियंत्रित। शिक्षक करेगा मैम, क्योंकि किशोर जो शिक्षार्थी में है तो इतना उनमें नॉलेज तो होता नहीं है, तो शिक्षक या कुछ माध्यम उनको मिलता है तो उसके माध्यम से वो नियंत्रित अपने आप को कर सकते हैं। और वयस्क में जो है तो वो स्वयं भी कुछ चीजें कर सकते हैं, स्वयं समय और सीखने के लिए हिस्से या प्रभावित कर सकते हैं, किसी को मोटिवेशन देख करके वयस्क उससे मोटिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में ये डिफरेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रियंका माही जी, इवेल्युएशन कैसे होता है दोनों का। प्रियंका माही जी। विशाल मोदी जी, आप बता दीजिए। किशोर का तो टीचर करते हैं, और जो व्यस्त होता है उनके पेयर्स जो होते हैं, कलीग होते हैं, वो करते हैं, और जो एक्सपर्टाइज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड के, वो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। वरुशाली जी, वरुशाली जी, आवाज आ रही है। जी मैम। अब बताइए लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं, बस नाम बताना है और किसने दिया है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाँ, मॉरिस हिगिंस। ठीक है, कितने हैं। 3 हैं। नाम बताइए। नाम भूल गई। कोई बात नहीं, यूजीरे जी, आप बता दीजिए। तीन है, मॉरिस एलबीगी जी ने दिए थे, और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। अब बताएंगे संतोषी वर्मा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। आप बताइए मेमोरी लेवल किसने दिया है। मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट का रोल कैसा कैसा है। टीचर्स है उसमें प्राइमरी होता है और स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। वेरी गुड। और ये राधिका जी। सबसे लोवेस्ट लेवल रहता है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। यहाँ स्तर जो रहता है सीखने का वो सबसे लोवेस्ट लेवल रहता है। हाँ जी, ठीक है। राधिका जी, आप बताएं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, उनका नाम बताइए। मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिस ने दिया था। मॉरिस ने। हाँ मैम। पक्का मॉरिस ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन मैम।
जो मॉरिस है वो है मॉरिस एल बिगी, उन्होंने जो तीनों लेवल दिए हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया है। ठीक। हाँ मैम, मॉरिसन ने। हाँ जी। अब बताएंगे मेघना जी। मेघना जी बताइए रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है? सॉरी मैम, मैंने पहले के बाकी है मुझे लेक्चर्स अटेंड करने, मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताएंगी प्रियंका पांडे जी, बताइए। यस मैम, हंट ने दिया था इसको। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताते हैं, अब बताएंगे जी हमें हेमंत कुमार जी। जी। टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन। ऐसे तो रट्टा नहीं मारा, पर पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कौन क्या वाले है। बता दो। जैसे मतलब मॉरिसन बोले नहीं नहीं थे। नहीं, एक हमने शुरू में पढ़ी थी ना, पहले टीचिंग की अलग पढ़ी थी, टीचिंग का अलग पढ़ा था मीनिंग, फिर एप्टीट्यूड का अलग। अच्छा जी। किसी और से पूछती हूँ, कोई बात नहीं, अब सुन लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग बोल रहे हैं ना? टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, जो नेचुरल एबिलिटी टू टीच। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब क्लोजिंग प्रेयर, वृशाली जी क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए आप। Just a minute, I'll move here. बहुत आवाज आ रही है किचन में। Alright. ठीक है, सब लोग हाँ आंखें बंद कर लो। 1-2 सांसें नॉर्मल लेंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल पेस में। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। आज जो सीखा उसको ग्रहण करने के लिए अपनी मेमोरी को तैयार करेंगे। इनहेल, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू वृशाली जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए एम डिवाइस से जो है। जी मैम, 1 मिनट। हाँ जी।